फोर्स। अब देखते हैं, सबसे पहले तो वर्क से पहले थर्ड चैप्टर में फोर्स को आपने स्टडी किया, फोर्स की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी। फोर्स क्या है? फोर्स एक एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी होती है जो कि क्या करती है, जो किसी बॉडी की स्टेट को या पोजीशन को चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है। खुलासा बता रहा हूं, पीछे हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं चीजें। दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी न्यूटन सेकंड लॉ में कि फोर्स जब भी किसी बॉडी पे लगती है तो आपके पास उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है और वो एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में होता है और F इक्वल्स टू ma, ठीक है, जो आपने स्टेटमेंट पढ़ी। तीसरी बड़ी प्योरीफाइड डेफिनेशन है, सबसे एक्यूरेट प्रिसाइज डेफिनेशन अगर मैं करूं ना फोर्स की, तो वो हमारे पास होगी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम आप लोगों ने स्टडी किया था। तो हमारे पास फोर्स क्या है? फोर्स होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। बड़ा ही डिटेल टॉपिक है ये, हम लोग पीछे चैप्टर में स्टडी करके आए हैं। मेरा मकसद वर्क को बताना है। अब अगर तो फोर्स वेरिएबल है तब क्या होगा, वो कल इंशाल्लाह हम आपको वीडियो मिल जाएगी, कल हम लोग अपलोड करेंगे। लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट है तब क्या होगा बेटा? जिन्होंने पीछे नहीं पढ़ा, दो बातें बताऊंगा। एक तो कांस्टेंट फोर्स आपके पास डायरेक्शन, ये कांस्टेंट का मतलब बता रहा हूं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये क्या रहे? ये आपके पास सेम रहे। क्या रहे? ये आपके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या रहे? सेम रहे, ठीक है। या दूसरी तरह ये आसान लफ्जों के अंदर है। दूसरी तरह आपको कि जो आपकी बॉडी का टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये आपके पास क्या हो? ये आपके पास क्वांटिटी जो है वो एक कांस्टेंट हो, यानी कि इसका चेंज ना हो। आपके पास टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो? ये कांस्टेंट हो, तब भी फोर्स क्या होगी? कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये पूरी क्वांटिटी क्या हो आपके पास? कांस्टेंट हो, तब भी आपके पास फोर्स क्या होगी? कांस्टेंट होगी। समझ आ गई? ये थी कांस्टेंट फोर्स। चलो अब हम लोग क्या चीज करते हैं, हम लोग वर्क को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो वर्क को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। वर्क है क्या बेटा? चैप्टर नंबर 2 की थोड़ी सी बातें करूंगा। चैप्टर नंबर 2 को काइंडली स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को थोड़ा सा स्टडी कर लेना, ताकि आप लोगों को वर्क समझ आ जाए। वर्क, अब ये वो वाला काम नहीं है, वर्क एंड वर्क कायदे आजम की कोड थी जो, ठीक है। फिजिक्स का वर्क स्टडी करते हैं, क्या होता है। डेफिनेशन समझाऊंगा, डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट समझा के आपको इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन पे लेके आऊंगा इंशाल्लाह। ये देखो जरा, फॉर एग्जांपल दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज द ब्लॉक M, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगा बेटा, थोड़ा सा डेफिनेशन को स्टडी करके बुक को रट्टा लगेगा ही, बुक को ही रट्टा लगाना है। लेकिन थोड़ी सी बुक के साथ मेरी दो एम है, एक आप लोगों की बोर्ड की फिजिक्स को तैयार करवाना, उसके साथ आप लोगों को MD कैट या ECAT व्हाटसोएवर द कॉम्पिटिशंस आर, आई वांट टू मेक यू एबल दैट यू हैव एबिलिटी टू क्लियर दैट टेस्ट, ठीक है। आपके पास वो एबिलिटीज आ जाए कि आप लोग टेस्ट को क्लियर कर सको। मैथ्स के ऊपर ऐसे एक फोर्स लग रही है। अब ये फोर्स क्या है? ये फोर्स, इसका मोमेंटम जो है वो क्या रखेगी? वो मोमेंटम जो है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, या इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, किसी भी पॉइंट पे ये फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। अब ये आपके पास ब्लॉक, ये ब्लॉक आपके पास ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कहूं कि ये ना रेडी है, रेडी ही जो हमारे पास जो जिस पे ईंटें वगैरह रख के लेके जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे, इसको मैंने क्या किया है, मैंने इसको ऐसे करके उठाया है और मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है। उठा के आगे चल रहा हूं। अब देखो मेरा फोर्स तो ऐसे लग रहा है, ऐसे रेडी किस तरह चल रही है? ऐसे। तो ये उस कॉन्सेप्ट को ज़हन के अंदर लेके आ, जो अगर मैं इसको पीछे से ज्वाइन करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको यहां पे मैं कहूंगा एंगल एक थीटा बन जाएगा। अब जिन्होंने तो सेकंड चैप्टर को पढ़ा है उन लोगों को ये चीज बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी, वरना तो बेटा डॉट प्रोडक्ट को जाके स्टडी करो। देखो ये है फोर्स का कंपोनेंट, सॉरी फोर्स की डायरेक्शन, और ये है आपके पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। अब फोर्स के पास
यहां पे अगर हम लोग जाएं जरा पिछले दूसरे चैप्टर में, यहां पे दो चीजें आ रही हैं। देखो एक तो कंपोनेंट आ रहा है, एक कंपोनेंट आ रहा है ये वाला, ठीक है, और एक कंपोनेंट आएगा ये वाला, ठीक, ये एफ एक्स होगा और ये एफ वाई होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये एफ एक्स होगा और ये एफ एक्स होगा और ये एफ वाई होगा। बेटा एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, लेकिन फोर्स कौन सी लेनी है ये सबसे जरूरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। द टाइप ऑफ फोर्स, द फोर्स विच इज इंक्लूडिंग इन द वर्क, यू हैव टू चूज दैट, वो चूज करनी है आपने। अब देखो जरा, अब देखो यहां पे अगर तो ये रेडी ऊपर को जाती, ये मैस ऊपर को जाता, तो कौन सा कंपोनेंट होता, कंपोनेंट आपके पास होता एफ वाई, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, एफ वाई वाला कंपोनेंट होता। लेकिन अगर आपके पास अब ये एंगल कहां पे बन रहा है, एंगल यहां पे बन रहा है, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है, मीन आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अंदर फोर्स का जो कंपोनेंट आ रहा है वो कौन सा है, वो एफ एक्स है। वो कौन सा है, वो क्या है, वो एफ एक्स है। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इसको कह सकते हैं कि एफ एक्स इंटू डी, एंड दैट इज बेसिकली वर्क, ये है वर्क। अब फोर्स का वो कंपोनेंट, बातों को बड़ी ध्यान से सुनो, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अंदर मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, ये आपके पास उसको मल्टीप्लाई करें तो वर्क आ जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने अभी आगे चल के देखते हैं, एक बुक के अंदर एक चीज लिखी होती है अक्सर, वो आपको बताता हूं क्या है। यहां तक समझ आई? तो हम लोग कहेंगे, हम लोग पहली डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद आप लोगों को अब बुक के ऊपर आते हैं, अब डेफिनेशन से अब आते हैं बुक के ऊपर। देखो, द प्रोडक्ट of displacement and किस का, the product of displacement and component of force in direction of displacement, इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ठीक हो गया। ये अभी एक डेफिनेशन बताइए, अभी तो इसकी ये कह लो कि इसमें थोड़ी सी मिलावट है, इंप्योरिटी हो सकती है, लेकिन जो आपको एक्यूरेट बताऊंगा ना अभी इसके बाद बताता हूं, वो सबसे एक्यूरेट है, उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, वो 100% मिलावट से पाक दूध होगा, ठीक है। अच्छा इधर देखो, ये फर्ज कर लो कि मेरे पास एक ट्रॉली थी, ठीक, यहां पे इस पे मैंने ऐसे करके क्या की थी, फोर्स अप्लाई की थी, ठीक, मैंने फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या किया था, यहां पे ऐसे करके इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मतलब ऐसे ही था ना इसका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे था, ठीक। अब अगर मैं इनके दरमियान में एंगल देखूं तो एंगल कोई भी मान लो कि एंगल थीटा था, ये मेरे पास ये रेडी है, ये रेडी है, इस रेडी पे मैंने ऐसे करके उठाया और फोर्स लगा के ऐसे लेके जा रहा हूं। अब ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो ये ऐसे चल रही है, तो ये एंगल नहीं बन रहा सरफेस के साथ, यहां पे कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, ठीक है, वही एंगल है ये, ठीक। अब देखो जरा, हमारे पास ये आ गया फोर्स और ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। बेटा एक बात बताऊं आपको, एक बात आप लोगों को बता देता हूं, जब मैं इंजीनियरिंग की ना मैंने, तो हम लोगों को जब टीचर तेज बोल रहे होते थे ना, तो हम रोमन में लिख लेते थे। रोमन मतलब जिस तरह मैसेज टाइप करते हैं, इंस्टा पे आप लोग बड़ा यूज करते हो, इंस्टा को, फेसबुक को यूज करते हो, तो वो कर लेते थे, वो भी लिख लिया करो साथ साथ, ठीक है, मैं भी लिख दूंगा आपको। किसी को मुझे अक्सर आते हैं कि सर आप इंग्लिश थोड़ी सी बोलते हैं टूटी फूटी, तो वो ना थोड़ी कम बोला करें, तो मैं इस वजह से आपको कहता हूँ रोमन में भी लिख लिया करो बेटा, बस यू हैव द कैपेसिटी टू राइट द कॉन्सेप्ट्स ऑन योर नोटबुक, ठीक है, मुझे ये चीज चाहिए बस। अब देखो ये थीटा, इस थीटा के साथ होगा क्या, इस थीटा के साथ हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का आपके पास हम लोग क्या करेंगे, बस क्या होगा,
ये एंगल हमारे पास थीटा होगा। अब देखो होता क्या है, इसका कौन सा कंपोनेंट है जो इसको मूव करवा रहा है। मैंने आपको भी कहा कि इसके पास दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो आएगा इस तरह से एक एफ एक्स, ठीक है, एक आएगा इस तरह से एफ वाई। अगर तो ये कंपोनेंट इफेक्टिव होता तो ये ऊपर को मूव करता, यहां से ऊपर को मूव करता, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो किस तरफ जाना था, वो अपवर्ड जाना था, ठीक है। लेकिन अब ये अपवर्ड नहीं जा रही, हॉरिजॉन्टली सरफेस पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये आपके पास फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अंदर हमारे पास फोर्स का कंपोनेंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं वर्क को मैथमेटिकली, हम लोग वर्क को लिख सकते हैं किस तरह से भला, ए वर्क इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू डी, ठीक है। अब देखो एफ एक्स इंटू डी, अब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर एक चीज पढ़ी थी, सॉरी सेकंड चैप्टर के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि हमारे पास फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो किसके इक्वल होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉज ऑफ थीटा। बेटा ये इंशाल्लाह आपको लेक्चर भी मिल जाएगा, इसको बड़ी डिटेल के अंदर मैंने चैप्टर नंबर 2 में बताया हुआ है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, तो अब मैं लिख सकता हूं इसको W इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा और साथ में डी, एफ कॉस थीटा और डी। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, फिर किसी को तो कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं होगी, एफ डी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, एफ डी कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। और इसके बाद अब आपको पता है ये फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, साथ में उनके दरमियान का एंगल, तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं W इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं, इस चीज को रब कर रहा हूं, हम लोग एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं इसकी, ये दोबारा लिख दिया मैंने जो लोग नोट कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सबसे बेस्ट और एक्यूरेट डेफिनेशन है जिसके अंदर कोई गलती के चांसेस नहीं है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, W इक्वल्स टू एफ डॉट डी, ठीक है। हम लोग क्या कह सकते हैं, W इक्वल्स टू एफ डॉट डी, द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। और ये सबसे एक्यूरेट डेफिनेशन है। बेटा आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही ज्यादा, मुझे काफी बच्चों ने कहा भी है सर आप बहुत डिटेल में जाते हैं, तो मैं तो बेटा डिटेल में जाऊंगा, ठीक है, मुझे डिटेल में ही जाना है, ठीक है। बोर्ड के भी हवाले से तैयारी करवानी है और साथ में आपको कॉन्सेप्चुअली भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप लोगों ने रट्टा लगाना है या नहीं लगाना, मुझे अपना फर्ज अदा करना है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं वर्क। आप लोगों को पता है स्केलर प्रोडक्ट कह दिया तो वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। यूनिट की बात कर लें, एफ डॉट डी कॉज ऑफ, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ डी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो थीटा का आपको पता है कि डायमेंशन नहीं होता, तो आपके पास सिर्फ आप लोग फोर्स लिखोगे तो फोर्स का आपके पास जब इनका हम लोग लिखेंगे न्यूटन और ये आ जाएगा मीटर, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं W इक्वल्स टू एफ डॉट डी, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर, और इसको हम लोग जूल बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग जाउल्स बोलते हैं, कुछ लोग जूल बोलते हैं, दैट्स व्हाट एवर यू वांट टू से, यू शुड से, बट यू हैव टू एक्नॉलेज अबाउट द यूनिट एंड इट इज इट्स SI यूनिट, ठीक है। ये इसका कौन सा यूनिट होगा, ये इसका SI यूनिट होगा, ठीक। इसकी डायमेंशन पर को जल्दी से स्टडी कर लो। न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसी को नहीं पता दोबारा थर्ड चैप्टर में जाओ, मल्टीप्लाई बाय मीटर, ठीक। तो हम लोग किस तरह जाएंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा M और L स्क्वायर T माइनस 2, ठीक है। ये आपके पास इसकी क्या होगी, ये इसकी डायमेंशन होगी, ठीक हो गया, ठीक हो गया ये पॉइंट। आगे चलते हैं, अब देखते हैं
बस 2 बातें रह गई हैं, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास वर्क इक्वल्स टू एफ डॉट डी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ डी कॉज ऑफ थीटा। बेटा हमारे पास 2 तरह से वर्क को हम लोग लिख सकते हैं, डॉट डी, एफ डॉट डी या एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब अक्सर आप लोगों ने किताबों में W इक्वल्स टू एफ डी लिखा हुआ देखा है। वो डी किस तरह लिखा हुआ देखा है आप लोगों ने? वो डी आप लोगों ने इस तरीके से लिखा हुआ देखा है कि आपके पास अगर तो फोर्स भी ऐसे हो और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो, यानी कि ये फोर्स है और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, एक चेयर है या कोई भी रेडी है, ठीक है, रेडी की एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि जो नहीं पड़ेगा उसने रेडी लगानी है बाद में। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये मैंने इसको पीछे से फोर्स लगाई, मेरी फोर्स भी इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, अब थोड़ी सी ना वैल्यूज को याद रखना। मैं इधर आप लोगों को, ये मैथमेटिक्स वाले हैं, मैथमेटिक्स वालों के लिए तो वैल्यूज इनको पता है, बायो वालों के लिए लिख रहा हूं यहां पे। चलो ये मैं अभी लिखता हूं आपके सामने, अभी लिखता हूं थीटा इक्वल्स टू 0, तो कॉस 0 पे क्या होगा? W इक्वल्स टू एफ डी कॉस 0। जिनको मैंने टेबल बनवाया था दूसरे चैप्टर में मैथ्स का, ये कॉस साइन और टेन का, उनको याद होगा कि कॉस 0 पे 1 होता है, कॉस 0 पे क्या होगा? एफ डी। ठीक है, यानी कि ये आपके पास मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वर्क। किसी बॉडी पे मैक्सिमम वर्क अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना फोर्स जो है उसकी जो डायरेक्शन है उसको एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अंदर रखना पड़ेगा, अगर एंगल उनका क्या आए? 0 आए, पैरेलल हो। ठीक है, फोर्स एंड डी शुड बी पैरेलल, दैट्स व्हाट, दैट इज अ कंडीशन व्हेन वर्क विल बी मैक्सिमम। नाउ we'll study जल्दी से। अब मैंने एक तो एग्जांपल दे दी, अब हम लोग देखते हैं, ये तो आपके पास वर्क आ गया मैक्सिमम पे। अब हम लोग देखते हैं मिनिमम वर्क या 0 वर्क क्या होता है। 0 वर्क देखो, फर्ज करो कि आपके पास ये एक बाल्टी है, ठीक, ये एक क्या है? बाल्टी है। इसको बंदा उठा के, इसमें पानी है, ठीक है, इसको बंदा उठा के चल रहा है। अब मैंने आपको एक चीज बताई है, फोर्स वो वाली होगी आपके पास जिसका हम लोग वर्क फाइंड कर रहे हैं। एफ के अंदर जो फोर्स है, सबसे पहले तो एफ डॉट डी जो वाला फॉर्मूला है वो कांस्टेंट फोर्स पे एप्लीकेबल होगा। दूसरा, फोर्स आपने वो वाली लेनी है, आपने वो वाला फोर्स का जो टाइप है उसको यूज करना है जो कि इंक्लूडेड होगा वर्क के अंदर। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं कहता हूं इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट किधर को जा रहा है? ऐसे जा रहा है डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इनके दरमियान में एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। ठीक है, 90 डिग्री आ गया। यहीं पे आपको एक और कंपोनेंट भी बता दूंगा, पहले इसको समझो। 90 डिग्री, तो हमारे पास इसका वर्क क्या होगा? W इक्वल्स टू एफ डी कॉस 90। कॉस 90 पे क्या होगा? 0, तो वर्क विल बी 0 और मिनिमम। ठीक है, अब अगर कोई आपको कहे कि वर्क विल बी 0, तो ये मेरी स्टेटमेंट 100% गलत है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 0, that is 100% accurate. I have to mention the force due to which the work is done on the body. ठीक है, अब ये आपके पास ग्रेविटी है। अगर यहीं पे आपके पास एक तो हो गया थीटा 0, थीटा 90 भी बता दिया। ठीक, अगर यहीं पे मैं आपको कहूं कि आपके पास जो, जाहिर बात है, जब मैं बाल्टी को पकड़ के चल रहा हूं, यहां पे एयर के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। समझना जरा, मेरी फोर्स ऐसे है, मेरी एक्सटर्नल फोर्स मॉलिक्यूल्स को ऐसे काट रही है, जो फ्रिक्शन होगी मॉलिक्यूल्स की, फ्रिक्शनल फोर्स है वो बैकवर्ड है, पीछे को। तो फ्रिक्शन, W फ्रिक्शन, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो बैकवर्ड है। आपका डिस्प्लेसमेंट कैसे है? आगे है। तो ये देखो जरा, फ्रिक्शन फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट,
तो एंगल कितना आ गया 180 डिग्री का आ गया। ठीक है, कितना एंगल आ गया 180 डिग्री का। अब देखो आप हर बच्चे के ज़हन में मैं कहूं कि फोर्स आगे को है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे को है। ठीक है, तो आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आता है हर बच्चे के ज़हन में कि सर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो मैं आगे लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट कैसे पीछे हो सकता है। तो हमारे पास फोर्स जो है, हम लोग फोर्स का टाइप लेते हैं और अगर हम लोग ये क्या करें, फ्रिक्शनल फोर्स को देखें, फ्रिक्शनल फोर्स को ऑब्जर्व करें, तो क्या होगा, फोर्स आपकी रिवर्स बैकवर्ड और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो एंगल कितना 180 डिग्री। अब देखो जरा ये यहां पे देखो, आपके पास वर्क इक्वल्स टू एफ डी कॉस 180 डिग्री। ठीक है, कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 180 डिग्री पे क्या होगा, कॉस 180 डिग्री पे -1 होता है। ठीक है, इसको काटूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा -FD। अब देखो नेगेटिव वर्क आ गया। ठीक है, नेगेटिव वर्क आ गया हमारे पास। तो एक वर्क था पॉजिटिव, एक वर्क था नेगेटिव, एक वर्क है हमारे पास 0 और हमारे पास वर्क एक था मैक्सिमम। ठीक है बेटा, ये सारी कहानी किस पे बेस कर रही है, ये कहानी सारी इस कॉस थीटा, फैक्टर कॉस थीटा पे बेस करिए। क्या वर्क के साथ हमेशा कॉस थीटा ही आएगा, साइन थीटा नहीं आ सकता? तो साइन थीटा भी आ सकता है। उसकी एक एग्जाम्पल है मेरे पास, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर टाइम हुआ तो मेरे पास, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है तो वो सिर्फ टॉपिक ही कवर करना है। तो कॉस थीटा साइन थीटा आ सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। और वर्क आपके पास डिफाइन करेगा कि हमारे पास कौन सी फोर्स को हम लोग डिफाइन करना चाह रहे हैं वर्क के अंदर, इंक्लूड करना चाह रहे हैं वर्क के अंदर। ठीक है, अगर आपको बाल्टी उठा के लेके जाए और कोई कहे तो इसका वर्क डन 0 है, वर्क डन 0 नहीं है, वर्क डन 0 नहीं है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है, वर्क डन होगा फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, इसी तरह मैस को अगर आपको कहूं, मैस ऑफ द ब्लॉक पे भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। बाकी अगर मैंने 2 चीजें आगे और कवर करनी है, इसके अंदर एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं, मैथ्स वालों को पता होंगे, वो बातों में भी नहीं जा रहा मैं सिर्फ अब वो एंड पे थोड़ा सा ग्राफ की बात करता हूं और एक और बात कर लेता हूं जो कि बुक के अंदर है और उस पे बात को मैं खत्म करूंगा। चीजें तो इसमें बहुत ज्यादा है डिस्कस करने वाली, लेकिन सिर्फ अभी हम लोगों को बोर्ड की तरफ भी रहना है। एंटी टेस्ट की थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आप लोगों को दूंगा, लेकिन वो टॉपिक के अभी चले जाएंगे हम। फर्ज करो ये एक दीवार है, यहां पे एक फोर्स लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये मेरी दीवार है, इस दीवार पे मैं फोर्स लगाऊं, मैं 10 बंदे और बुला लूं, फोर्स लगाऊं, ये दीवार हिलेगी? ये दीवार आपके पास कभी भी नहीं हिलेगी, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो आपके पास वर्क यहां पे भी क्या होगा, 0 होगा। जब भी कोई भी फोर्स का कंपोनेंट आपके पास, फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट पे, तब भी क्या होगा, तब भी वर्क आपके पास 0 होगा। समझ आ गई ये बात की? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं जल्दी से। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी बेटा? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एरिया ग्राफ को मैंने बड़ा डिटेल के अंदर सेकंड चैप्टर में स्टडी करवाया हुआ है। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ग्राफ क्यों जरूरत पड़ती है हमें ग्राफिकल स्टडी की, ये बड़ी डिटेल में बताया हुआ है आपको मैंने। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट फोर्स की बात करें, मान लो कि ये पॉइंट P है जिसके हम लोगों ने बात की, ये पॉइंट P पे जा रहे हैं, यहाँ तक गया, ये Q है। ठीक है, तो ये जिस पॉइंट पे आएगा, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आप कह लो जी, कोई भी पॉइंट कह लो, ये S है। ठीक है, यहाँ तक ये फोर्स लगी और बॉडी ने यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया। ठीक है, अब अगर आप इसकी लाइन ज्वाइन करो तो आपको एक चीज नजर आएगी, आपको इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल बाय इक्वल फोर्स। ठीक है, आपके पास हर चीज, आपको एक चीज नजर आएगी कि आपके पास हर पॉइंट पे फोर्स क्या रही है, हर इंटरवल पे कांस्टेंट रही है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल कांस्टेंट फोर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी लेंथ के साथ, विड्थ के साथ, सॉरी, ये आपके पास फोर्स का कंपोनेंट है, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये सारा जो फोर्स का जो जितना भी कंपोनेंट आ रहा है, ये O से P तक, ये इतना फोर्स का कंपोनेंट यहाँ पे, और ये आपके पास इतना डिस्प्लेसमेंट है। तो आप क्या करोगे, QS मल्टीप्लाई बाय OS। ठीक, QS मल्टीप्लाई बाय OS इक्वल्स टू वर्क डन। तो यानी कि आपके पास ये जो शेडेड एरिया है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ
रेक्टेंगल है, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, रेक्टेंगल है, ये आपको क्या देगा, वर्क देगा। एक इधर नोट में बात लिखवाना चाहूंगा मैं, जल्दी से नोट में एक बात लिख लो, ये नोट है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर उर्दू में लिखना उर्दू में लिख लो, इंग्लिश में लिखना इंग्लिश में लिख लो, इंग्लिश में लिखवा रहा हूं मैं। इफ एफ फोर्स कंपोनेंट इज नॉट इन डायरेक्शन ऑफ डी, ठीक, तब क्या होगा, तब हम लोग देन ग्राफ इज प्लॉट या प्लॉटेड किस किस के दरमियान, बिटवीन एफ कॉस थीटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो एफ कॉस थीटा होगा, और एंड डी। ये आप लोग इस चीज को नोट कर लो, और किसी का कोई क्वेश्चन हो वो मुझसे लाजमी डिस्कस करे, ठीक है। और अगर किसी ने कोई और चीज इसमें से पूछनी हो तो वो भी पूछ सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक आखिरी चीज बता दूं कि हमारे पास ये जो जितनी भी बातें मैंने की हैं, मेरे ज़हन के अंदर बहुत ज़्यादा बातें थी, ठीक है, जो कि मुझे लेक्चर की जो टाइमिंग है वो उसको मेंशन करना होता है, लेक्चर को कवर करना होता है टाइम पे, तो इस वजह से मैंने काफ़ी चीज़ें जो थी वो रोक के मैंने सिर्फ आपको बुक की जो बातें लिखी हुई थी वो सारी समझा दी। अगर किसी ने क्वेश्चन करना हो मुझे इनबॉक्स कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।